दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों इंडियन पॉलिटी की 7वीं क्लास स्टार्ट होने जा रही है। 7वीं क्लास में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे आज उपराष्ट्रपति के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, महान न्यायवादी के बारे में और कैग के बारे में। ठीक है, आज हमारा मुख्य टॉपिक ये होगा। इसके पहले आपको संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में बताया जा चुका है। ठीक है, तो राष्ट्रपति वाला जो वीडियो था वो हमारा छठा लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 52 की चर्चा किया, जिसके अंतर्गत ये पता चलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत यह बताया गया कि वह संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना जाएगा। फिर अनुच्छेद 54 के बारे में बात किया गया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ा कि इनके निर्वाचन में मुख्य रूप से कौन हिस्सा ले सकता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा जो राज्य की विधानसभाएं होंगी उनके सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन मनोनीत किया हुआ कोई भी सदस्य हिस्सा नहीं ले सकता। चाहे वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया हो, चाहे वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया गया हो, मनोनीत वाले सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 56 के अंतर्गत हम लोग कार्यकाल के बारे में पढ़े कि जिस दिन राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं उसी दिन से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन जब तक अगला उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक उनका कार्यकाल बना रहता है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत दोस्तों शपथ के बारे में पढ़ा गया कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उनकी शपथ ली जाती है। शपथ लिखित होता है, हस्ताक्षरित होता है, तमाम बातों के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद अनुच्छेद 61 के बारे में पढ़ा गया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया महाभियोग के बारे में। यह महाभियोग की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में हम लोग समझा गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, जिसके अंतर्गत क्षमादान शक्तियां हैं। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियां होती हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी दंड को क्षमा दे सकता है। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रपति के पास कुछ एडिशनल जो है शक्तियां होती हैं, जैसे उसमें विधायी शक्तियां थी, सैन्य शक्तियां थी। ठीक है, तो इस तरह से अनेक शक्तियां थी, प्रशासनिक शक्तियां थी, उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ा गया। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ा गया, जिसके अंतर्गत यह बताया गया कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, राष्ट्रपति सत्र को आहूत करता है, ठीक है, सत्रावसान करता है। इसके अलावा जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का कार्य भी करता है। ठीक है, तो ये सभी तथ्यों के बारे में पढ़ा गया। फिर अलग अलग वीटो पावर के बारे में पढ़ा गया था, राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में पढ़ा गया था, और जहां पर ये टॉपिक हमारी समाप्त हो गई थी। आज की टॉपिक में उपराष्ट्रपति से कहानी शुरू करते हैं। एक बार में पूरा का पूरा चीज रिकॉल हो गया। ठीक है, अभी आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों इनके बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में की गई, तो अनुच्छेद याद रखेगा 63 में। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया। 52 से शुरू होती बात। ठीक है, तो 52 याद रखेगा, लेकिन यहां पर वाइस प्रेसिडेंट जो है यानी उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 63 याद रखेगा। लिख रहा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और इसके अलावा दोस्तों संविधान में प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया। मतलब ये जो उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया गया है, तो याद रखेगा ये अमेरिकी संविधान की देन है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में सबसे पहले इस तरह के पद हुआ करते थे। ठीक है, करा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद अधिकृत अग्रता अधिपत्र में। देखिए यहां पर भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन वरीयता क्रम में सबसे बड़ा है, तो सबसे ऊपर तो राष्ट्रपति का नाम आता है, क्योंकि वही भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। उस वरीयता क्रम में जो दूसरे नंबर का व्यक्ति आता है वो कौन आता है, उपराष्ट्रपति आता है। तो वही वरीयता क्रम की बात कर रहा है कि अधिकृत अग्रता अधिपत्र में सर्वोच्च श्रेणी में ये दूसरे नंबर पर आता है, या फिर राष्ट्रपति के बाद इसका स्थान होता है। ठीक है, करा उपराष्ट्रपति का सर्वप्रमुख कार्य क्या होता है, जो मुख्य कार्य इसका है वो क्या है, तो याद रखेगा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और जहां तक उपराष्ट्रपति के कित्त का संबंध है, संविधान में उसके लिए कोई अलग से कार्य नहीं सौंपा गया है कि ये पर्टिकुलर उसका काम होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सौंपा गया है। बस खाली ये है कि जिस तरह से लोकसभा की कार्यवाही को देखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसी तरह से राज्यसभा की कार्यवाही को देखने के लिए पदेन सभापति होता है। तो यहां पर पदेन सभापति का कार्य कौन करता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है राज्यसभा में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा।
करा यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, कैसे रिक्त हो गया, हो सकता है राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई हो सकता है राष्ट्रपति की अकस्मात मृत्यु हो गई हो सकता है राष्ट्रपति किसी भी वजह से किसी भी कारणवश जो है अवेलेबल नहीं है, ऐसे में राष्ट्रपति के पद का दायित्व का निर्वहन कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा। तो याद रखेगा, करा राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की दशा में उपराष्ट्रपति उसके समस्त कार्यों का निर्वहन करेगा। इस दौरान वह राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा। एक साथ दो काम कैसे करेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा ये कार्य होगा। तो यह अनुच्छेद 65 में कहा गया कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति जो होगा वो पदेन सभापति का कार्य न करते हुए वो राष्ट्रपति के दायित्व का वहन करेगा, ठीक है। यह अनुच्छेद 65 में कहा गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होता। अच्छा, यहां से भी प्रश्न आते हैं, क्या राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति है तो क्या उसका सदस्य भी होता है? नहीं, कोई भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। वो सभापति के रूप में जरूर है। उपसभापति एक अलग व्यक्ति होता है जो कि उसी सदस्य में से किसी एक को चुन लिया जाता है, लेकिन यहां पर याद रखेंगे उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं माना जाता है, नहीं होता है, होता ही नहीं, मानने न मानने की बात ही नहीं है। अरे भाई, राज्यसभा का जो सदस्य होगा वो चुनकर आएगा ना, और यहां उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो होता ही नहीं है, ठीक है। करा कि अतः इसे मतदान का कोई अधिकार नहीं है, यानी जब कभी वोटिंग होती तो वोटिंग में इसका कोई राइट नहीं होता। हां, अगर कोई ऐसा पेचीदा मामला फंस गया है जहां बराबर वोटिंग आ गई है, ऐसे में उपराष्ट्रपति जो होता है अपना मत देगा और उसका मत जिस तरफ जाएगा वही जीत जाएगा, ठीक है। मान लीजिए राज्यसभा में कोई विचार विमर्श हो रहा था, उसके लिए वोटिंग, तो जनरल वोटिंग में उपराष्ट्रपति का मत नहीं काउंट किया जाता, लेकिन अगर कभी इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन बन गई तो निर्णायक मत जो होगा वो उपराष्ट्रपति दे सकेगा। इसको भी आप जो है एडिशनल तौर पर याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए, समझते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत डिफिकल्ट विषय नहीं है, बहुत आसान विषय है, ठीक है, और इससे ज्यादा आसान चीजें आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। तो एकदम इत्मीनान से पढ़ते चलिए और देखते चलिए। योग्यता, जिस तरह से राष्ट्रपति की कुछ योग्यताएं होती वैसे उपराष्ट्रपति की भी अनेक योग्यताएं हैं, तो जरा आप याद रखेगा योग्यता के बारे में, ठीक है। लिख रहा है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्रता की शर्तें वही हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में होती हैं। अपवाद केवल यह है कि उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। योग्यता खाली रखता है, वो होता नहीं है, ठीक है। करा वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। वो ना तो संसद का सदस्य होता है ना किसी राज्य के विधानमंडल, विधानमंडल मतलब ना तो विधान परिषद का और ना ही विधानसभा का सदस्य होता है। वो कहीं का होता नहीं सदस्य, बशर्ते योग्यता रखता है। योग्यता रखने का तात्पर्य ही अपने आप में क्या हो गया, यहां पर याद रखेगा कि राज्यसभा के प्रत्याशियों के लिए जो योग्य चीजें, जैसे पागल दिवालिया ना हो, भारत के नागरिक होने चाहिए, ये वो किसी लाभ के पद पर ना हो, ये सब नॉर्मल योग्यताएं होती हैं, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको योग्यता के बारे में कॉमन वीडियो बना के दूंगा कि कहां किसकी योग्यता कैसे होनी चाहिए, क्योंकि योग्यता और जो कार्यकाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां पे भी फिलहाल कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। पदावधि यानी पद की अवधि कितनी होती है, कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति पद पर बन गया है, बैठ गया है, तो उसकी अवधि क्या होगी। लिख रहा है उपराष्ट्रपति अपने पद पर अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, ठीक है। जो राष्ट्रपति के पास था वही पावर यहां पर भी होती है, तो याद रखेगा। किंतु इस अवधि के पूर्व भी वो अपने पद से रिक्त हो सकता है, मुक्त हो सकता है। कब? या जब व्यक्ति खुद इस्तीफा दे दे, जब व्यक्ति की अचानक से मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर करके अपने पद को छोड़ सकता है। कौन? उपराष्ट्रपति। जिस तरह से राष्ट्रपति को अगर अपना पद छोड़ना होता था तो राष्ट्रपति संबोधन किसको लिखता था, बताइए, जो उपराष्ट्रपति होता है। उसी तरह से उपराष्ट्रपति को अगर अपने पद से हटना है तो राष्ट्रपति संबोधन देगा, दोनों एक दूसरे को संबोधन देते हैं, तो ये आप याद रखेगा। तीसरा लिख रहा है जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, ठीक उसी प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। करा राज्यसभा द्वारा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जिसे लोकसभा की भी सहमति प्राप्त हो, उससे इसको हटाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, लेकिन याद रखेंगे महाभियोग शब्द का इस्तेमाल यहां पर नहीं करेंगे। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, जबकि अगर और दूसरे किसी को हटाना हो तो साबित कदाचार के आधार पर, या फिर जैसे उपराष्ट्रपति इनको अविश्वास मत ला करके इनको इनके पद से हटाया जा सकता है।
उपराष्ट्रपति को दिया जाने वाला वेतन, भत्ता, पेंशन, ये भारत के राष्ट्रपति की भांति, जैसे राष्ट्रपति का 5 लाख का वेतन होता है ना, उसी तरह से इनका भी जो वेतन भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ये जितने भी भारत सरकार के पदाधिकारी होते हैं उनका वेतन, सभी लोगों का वेतन ये संचित निधि से ही दिया जाता है, इसको याद रखेगा। इसके अलावा अगर राज्य का पदाधिकारी है तो उसको राज्य के संचित निधि से देंगे। केंद्र का संचित निधि अलग होता है, राज्य की संचित निधि अलग होती है। तो यहां पर जो भारत सरकार की संचित निधि है, जो भारत की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे जो है इसको दिया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले के संबंध में प्रारंभिक और अंतिम सुनवाई का अधिकार केवल और केवल उच्चतम न्यायालय को है, दूसरे किसी को सुनवाई का अधिकार नहीं है। इस संबंध में अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो सुनवाई का अधिकार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, दूसरे के पास नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों उपराष्ट्रपति में बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा बात, इससे ज्यादा तथ्य कुछ है ही नहीं कि आपको कुछ पढ़ना पड़े। ठीक है, तो आराम आराम से पढ़ते चलिए और घबराइए मत। मुझे ऐसा एहसास होता है, अभी मैं आपको बता नहीं पाता हूं, क्योंकि जब मैंने हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मुझे लगा कि 10-12 पार्ट में मैं समाप्त कर दूंगा, जबकि हिस्ट्री को थोड़ा मैं डिटेल में लेके गया। पॉलिटी के लिए मैंने डिसाइड किया था कि अधिकतम 10 लेक्चर में आपकी पॉलिटी कंप्लीट करा दी जाएगी, क्योंकि आपकी परीक्षा को भी ध्यान में रख करके चीजें आपको दी जानी है। तो सभी सब्जेक्ट पढ़ाना है, इस वजह से थोड़ा सा इत्मीनान से लेकर के और अच्छे से समझाते हुए भी चलना है। सिर्फ टारगेट ये नहीं है, देखिए जब किसी का टारगेट ये बन जाता है कि हमें बैच खत्म करना है, फिर वहां पे कहानी गड़बड़ हो जाती है। हमें बैच भी खत्म करना है, साथ ही साथ बैच से ज्यादा जरूरी ये चीजें हैं कि सब चीजें आपको पढ़ानी भी हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में कुछ बैच खत्म कर दो, नहीं, जल्दीबाजी में नहीं। तो मैंने डिसाइड किया था कि 10 लेक्चर में इसको पढ़ाया जाएगा, जबकि आज 7वां लेक्चर आपके सामने आ रहा है। ये आपका 7वां लेक्चर जा रहा है इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि 10 लेक्चर में खत्म होने वाले हैं, बचा 3 ही लेक्चर, 3 लेक्चर में कहां हो पाएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अभी जो भी 12-15 लेक्चर जाएगा जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें तो सब आपको पढ़ाई जाएंगी। और अगर समय कम पड़ा तो वीडियो जो क्लास अभी आपको 2 दिए जा रहे हैं वो बढ़ा करके 3 कर दिए जाएंगे, 4 कर दिए जाएंगे, 5 कर दिए जाएंगे, लेकिन पढ़ाए भाई पूरे जाएंगे, छोड़ना नहीं है। कोशिश यही हमारी कि 31 अक्टूबर तक सारी क्लासेज आपकी 31 डेट तो यहां पर देना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, इस वजह से यहां पर डेट की परिचर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए यहां पर देखिए, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। एक तथ्य आपसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, और ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं। भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। ठीक है, वो भले लोकसभा का नेता होता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लिख रहा अनुच्छेद 75(1), जो अनुच्छेद 75 है वो संबंधित है मंत्री परिषद से। प्रधानमंत्री शब्द मत बोलिएगा, यहां पे प्रधानमंत्री जो शब्द है उसका चर्चा खाली एक ही बार हुआ है, और वो अलग से बस खाली ये बताया गया कि लोकसभा का नेता होगा, बस इतनी बात। मुख्य चर्चा मंत्री परिषद के बारे में की गई है। ठीक है, मंत्री परिषद, तो अनुच्छेद 75 जो है, 15 नहीं, अनुच्छेद 75 जो है ये मंत्री परिषद से संबंधित है। ठीक है, 15 में क्या था? 15 मुख से निकल गया, तो बताइए 5 तरह की चीजों के बारे में बताया गया था। ठीक है, जन्म स्थान, वंश, मूल वंश, ठीक है, और नस्ल, और इसके अलावा भाषा के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। यही सारी चीजें थी ना अनुच्छेद 15 मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, कह रहा है कि अनुच्छेद 75 में यह उपबंधित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो या तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, या जो लोकसभा के बहुमत दल का विश्वास प्राप्त करने की स्थिति में है। सिर्फ उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो लोकसभा में बहुमत होना आवश्यक है, चाहे वो बहुमत कैसे भी हो। ठीक है, तो याद रखेगा, बहुमत दल के नेता को, या फिर जिसका बहुमत होता है, जिसके पास विश्वास प्रस्ताव होता है, ठीक है, वो क्या करता है? यहां पर राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को चाहिए कि निम्नलिखित में से किसी एक को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? तो दोस्तों यहां पर 4 चीजें आती हैं। करा चुनाव के पहले बने संविदा या गठबंधन के आधार पर जो नेता चुना गया है उसको यहां पर जो है प्रधानमंत्री बना दिया जाए, यानी जो सबसे बड़ा दल है उस दल को बना दिया जाए। ठीक है, जो सबसे बड़ा दल है उसको बना दिया जाए। ठीक है,
भाई ऐसा हो सकता है ना कि पहले तो दो चीजें होती हैं, एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष, ठीक है। अब जितने लोग पक्ष में आ जाएंगे, अगर ज्यादा लोग पक्ष में आ गए तो सरकार उनकी बन जाएगी। मान लीजिए कई छोटे छोटे खंड बन गए, ठीक है, तो वहां पर बहुमत साबित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में जो सबसे बड़ा दल होगा वो नेता के रूप में माना जाएगा। करा सदन में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, या चुनाव के पश्चात जो गठबंधन हुआ उसके आधार पर बनाया जा सकता है, या मंत्रिमंडल के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है, ठीक है, जैसे जिसको आप फ्लोर टेस्टिंग बोलते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो चुका है तब तो फिर जो सामने वाला होगा वो तो हट जाएगा और जो दूसरा व्यक्ति होगा उसको नेता बना दिया जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ही होता ना। तो फ्लोर टेस्टिंग सुना होगा, तो जिसके पास भी विश्वास मत है, जो ये बता पा रहा है कि हमारे साथ सबसे ज्यादा लोग हैं, वही बहुमत दल का नेता माना जाएगा, ठीक है, और वही जो है प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। करा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्ति का संसद के किसी न किसी सदन में सदस्य बनना आवश्यक है, मतलब चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन सदस्य तो बनना ही पड़ेगा। बिना सदस्य बने कोई व्यक्ति इस पद पर बैठ नहीं सकता। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। यही हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कंडीशन में पढ़ा, तो ये वैसा वहां पर कंडीशन कोई नहीं था, जबकि प्रधानमंत्री के लिए कंफर्म कंडीशन है कि उसको लोकसभा में सदस्य के रूप में या राज्यसभा में सदस्य के रूप में होना चाहिए, तभी वो बन सकता, अन्यथा नहीं। मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जो लोकसभा राज्यसभा में सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो फिर उसको अपने पद से हट जाना होगा। ये मंत्री के कंडीशन में भी ये लागू होता है। लेकिन सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का ही सदस्य होता है, किंतु संवैधानिक रूप से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। अगर हम पीछे बैकडेट में बात करें तो सन 1966 में जब इनकी मृत्यु हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी बैठ गए थे, तो उसके बाद इंदिरा गांधी जी की सब सरकार बनी थी, ठीक है, तब याद रखिए वो राज्यसभा की सदस्यता थी। इसी तरह से मनमोहन सिंह की बात कर लें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो ये भी राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य नहीं थे। इससे कंफर्म होता है कि लोकसभा की सदस्यता की कोई बाध्यता नहीं है, राज्यसभा के भी सदस्य हो सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री नियुक्त तो हो सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर सदस्य बनना आवश्यक है। अगर नहीं बने तो फिर उनको अपने पद से हटना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। करा सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है, ठीक है, नियुक्ति करता है मुख्य रूप से वही, किंतु व्यवहारिक रूप से वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक लोकसभा में उसको विश्वास मत प्राप्त हो, ठीक है। जब तक जनता के दल में उसका विश्वास मत बना रहेगा तब तक वह प्रधानमंत्री के पद पर रहेगा। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया उसी दिन उसका पद क्या हो जाएगा, समाप्त मान लिया जाएगा, ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य और अधिकार के बारे में चर्चा दे रहा है। करा अनुच्छेद 78 के अनुसार अच्छा 76 अभी पढ़ाऊंगा आपको, महान न्यायवादी है उसके बारे में चर्चा करूंगा, पहले 78 पढ़ लीजिए। करा इसके अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रधानमंत्री के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं कि वह राष्ट्रपति को बताए कि वह क्या क्या कार्य कर रहा है। सुनिए ध्यान से। करा संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं के संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर जो भी कार्य किया जा रहा है उसकी संसूचना राष्ट्रपति को दे, यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है और उसका यह कर्तव्य अनुच्छेद 78 उसको बताता है, ठीक है, समझ गए। जितना भी कार्य करेगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर के वो राष्ट्रपति को संसूचित करना पड़ेगा। कर संघ के कार्यकलाप के, संघ मतलब जो भारत संघ है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। कर संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारियां होंगी, अगर राष्ट्रपति मांगता है, मान लीजिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को कोई सूचना नहीं दिया, लेकिन अगर किसी ऐसी तरह की सूचना की डिमांड राष्ट्रपति की तरफ से की जाती है तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि उस सूचना को राष्ट्रपति को तत्काल दिया जाए। ये दोनों बातें हो गई ना, या तो इनको अपने मन से दे देना चाहिए या तो राष्ट्रपति के मांगने पर दे देना चाहिए। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, भाई किसी मंत्री ने विनिश्चय तो कर दिया लेकिन अभी मंत्रिपरिषद उस पर विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा, उस पर विचार विमर्श होगा। ये रखवाने का दायित्व किसका होता है, राष्ट्रपति का दायित्व होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी बड़ा मुद्दा आता है ना, या कोई भी जब बिल आता है, विधेयक आता है, तो उसको राष्ट्रपति रखवाता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद के सामने।
प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक होता है और प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता के रूप में और केंद्रीय सरकार के नेता के रूप में भी काम करता है, क्योंकि लोकसभा को जनता का जो है घर कहा जाता है, जनता का दल कहा जाता है। भाई लोकसभा क्या है? लोकसभा जनता को इंगित करता है, ठीक है। और राज्यसभा में तो अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर लोकसभा की बात कर रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा है। हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में यानी संसद के सदस्यों में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों को ही एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपने एमएलए का नाम सुना होगा, एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो विधानसभा के सदस्य होते हैं या विधान परिषद के सदस्य होते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कर प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य क्या होता है कि वो मंत्री परिषद का निर्माण करे। आपको पता होगा जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद जब बहुमत साबित हो जाता है, विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो लोकसभा के नेता के रूप में जो मुख्य व्यक्ति होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। अब वो प्रधानमंत्री अपनी खुद की मंत्री परिषद बनाता है, ठीक है। तो मंत्री परिषद में किसको मंत्री पद पर बिठाया जाना है, ये प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्री परिषद का निर्माण करना होता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है और जरूरत पड़ने पर उसका परिवर्तन भी करता है, ठीक है। ये मंत्रिमंडल में परिवर्तन ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलों की बैठकों का सभापतित्व भी करता है और मंत्रिमंडल के कार्यवाही का संचालन भी करता है, क्योंकि वो उसका मुख्य व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है, जिससे कि समस्त शासन एक ही इकाई के रूप में कार्य कर सके। क्योंकि यार याद रखिए ना, प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे मंत्रिपरिषद का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, क्योंकि वो नेता है ना, वो बहुमत दल का नेता है, ठीक है। प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के सभी कार्य में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है, ठीक है। ये अलग बात है कि संसद में लोकसभा राज्यसभा पास कर दे, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे तो कानून बन जाता है, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री का भी एक बड़ा कार्य देखने को मिलता है कि कानून के निर्माण में, ठीक है, ये भी सहायता करता है। क्यों? ये बहुमत दल का नेता है। अगर इसने बता दिया कि नहीं ये चीज नहीं पास होनी तो लोकसभा से पास ही नहीं होगा, और लोकसभा में पास नहीं होगा तो कानून बनेगा कैसे? आप इनडायरेक्टली देखो उस चीज को कि क्या है सही है कि गलत है, उस लाइन को समझो। कह रहा है संसद देश तथा विदेश में शासन की नीति का प्रमुख तथा अधिकृत प्रवक्ता भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये संधि समझौता ये भले राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हो, लेकिन अपने देश को जब प्रस्तुत करने की बात आती है तो ऐसे में प्रधानमंत्री वहां क्या जाता है? वक्ता के तौर पर भी जा सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अब तो योजना आयोग ही समाप्त हो गया, ये योजना आयोग पहले हुआ करता था, ठीक है, जब ये योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। अब तो योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है, ठीक है। तो नीति आयोग का भी जो पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है, इसको भी याद रखेंगे। तो ऐसा नहीं कि योजना आयोग समाप्त हो गया तो फिर प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष से हट गया, ठीक है। योजना आयोग अब पूरी रूप से बदल दिया गया नीति आयोग में, ठीक है। तो याद रखेगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भी प्रधानमंत्री होता है। करा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी अध्यक्ष होता है या पदेन अध्यक्ष होता है, उसको भी याद रखेगा। पदेन अध्यक्ष जो शब्द है दोस्तों, पदेन का तात्पर्य होता है कि अपने पद पर रहते हुए इस कार्य को भी करने वाला व्यक्ति पदेन अध्यक्ष कहलाता है। ऐसा नहीं है कि उसको एनडीसी के अध्यक्ष बनाने के लिए चुना गया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो पदेन अध्यक्ष होता मतलब प्रधानमंत्री का कार्य करते हुए वो क्या करेगा? वो एनडीसी के कार्य को भी संभालेगा, वो नीति आयोग के कार्य को भी संभालेगा। ये तात्पर्य होता पदेन का मतलब होता है, ठीक है। कह उप प्रधानमंत्री, देखिए उप प्रधानमंत्री का हम नाम जरूर सुनते हैं, लेकिन अब उप प्रधानमंत्री कोई बनता नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई चर्चा किया गया हमारे संविधान में, ठीक है। तो याद रखेगा संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। एज इट इज ऐसे अगर इच्छा होती तो बना दिया जाता है, ठीक है। चलिए मंत्रिपरिषद के बारे में अलग से आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत सबसे पहले मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए। जिस तरह से अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, जिस तरीके से कहा गया अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, उसी तरीके से कहा गया कि भारत में एक मंत्रिपरिषद भी होनी चाहिए, यह अनुच्छेद 74 में। तो बड़ा मजेदार एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं दोस्तों, देखो संयोग देखो यहां 52 है, 52 में जरा 11 जोड़ दो तो 11 जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा, 63 में भी आप 11 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 74 आ जाएगा। याद रखिए 52 में किसके बारे में बताया गया? राष्ट्रपति के बारे में। 63 में किसके बारे में बताया गया? उपराष्ट्रपति के बारे में। 74 में किसके बारे में बताया गया? मंत्रिपरिषद के बारे में। बोलिए यही पढ़ते चले आ रहे हैं ना। और 74 में 11 जोड़ देंगे तब क्या आ जाएगा बताइए?
74 में फिर से 11 जोड़ दीजिए दोस्तों। ये मजेदार ट्रिक आपने नहीं देखा ना, 74 में 11 मत जोड़िए, 74 में खाली आपको 11 जोड़ देंगे तो आगे निकल जाएंगे, ठीक है। आप पहुंच जाएंगे 85 पे, जबकि 85 अलग चीजों के बारे में बताता है, तो यहाँ 85 नहीं, यहाँ पे हमें रुकना है क्योंकि अभी 76 पे रुकना है। तो 74 2 76 पे आ जाइए, जहां पे आपको महान न्यायवादी के बारे में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए पहले इसके बारे में पढ़ लीजिए। कह रहा राष्ट्रपति को अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद याद रखिए, ये राष्ट्रपति के लिए भाषण तक तैयार करती है, ठीक है। राष्ट्रपति जो भाषण देता है उसको कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद तैयार करता है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद सलाह भी देता है, सुझाव भी देता है, सूचना भी देता है, सब कुछ देता है। ये राष्ट्रपति का सहयोग करता है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देती है उसी आधार पर राष्ट्रपति को अपना कार्य करना होता है। ऐसी सलाह को किसी न्यायालय में जांच का विषय नहीं बनाया जा सकता कि उनको गलत सलाह दी जा रही है और इसको चले जाए हाई कोर्ट लेकर के, सुप्रीम कोर्ट लेकर के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो जांच का विषय नहीं बनाया जा सकता। मंत्रिपरिषद को जो भी उचित लगता है वो सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। करा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर, जो भी मान लीजिए मंत्रिपरिषद सलाह दे रहा है, अब आपके सामने कंडीशन आता है कि क्या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है? कंडीशन बनता है ना, क्या राष्ट्रपति उस बात को मानने के लिए बाध्य है? तो उत्तर है कि दोस्तों बाध्य नहीं है। पहले बाध्य था, बाद में उसकी बाध्यता समाप्ति कर दी गई, लेकिन एक बार वह पुनर्विचार के लिए इस मैटर को वापस कर सकता है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने दोबारा वही भेज दिया तो उसको मानना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, वही लिख रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह का अनुसरण अवश्य करेगा, उसको नहीं टाला जा सकता। मतलब एक बार तो लौटा सकता है, मंत्रिपरिषद मान ले कुछ कहा और राष्ट्रपति ने लौटा दिया, लेकिन अगर राष्ट्रपति बार बार लौटाने लगे तो उसीलिए कानून बना कि नहीं, बार बार नहीं लौटाएगा, एक बार लौटा सकता, उसके बाद उसको सलाह माननी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित करना चाहता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। प्रधानमंत्री को लगा कि यह व्यक्ति हमारे संसद में उपयोगी साबित हो सकता है, यह व्यक्ति हमारे विधान निर्माण में उपयोगी साबित हो सकता है, उस व्यक्ति को शामिल कर लेना चाहिए, तो शामिल हो जाएगा। लेकिन वही 6 महीने वाली बात आ जाएगी, वह ऐसे व्यक्ति को नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति मंत्री नियुक्त होने के पश्चात 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा, नहीं तो वो मंत्री के पद पर नहीं रह सकता, उसकी पात्रता वहीं समाप्त हो जाएगी। देखिए वो पात्रता वाली बात सभी के लिए लागू होती है, ठीक है। वो प्रधानमंत्री के लिए भी लागू होती है, वो लोकसभा राज्यसभा के लिए भी लागू होगी, वो सभी के लिए लागू होगी कि उसको बनना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को पदच्युत किए जाने पर भी मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होगा। देखिए इसका मतलब, देखिए मंत्रिपरिषद बनी, प्रधानमंत्री उसका नेता है और वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बन रहा है। मान लीजिए प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति को मंत्री पद से हटा दिया तो क्या करेगा? मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा? नहीं, मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं हुआ। एक व्यक्ति को मंत्री पद से हटाए जाने पर और समाप्त कर दिए जाने पर, या उसका मंत्रालय परिवर्तित कर दिए जाने पर, या नाम परिवर्तित कर दिए जाने पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सब अधिकार होता है प्रधानमंत्री का, ठीक है। तो यहां पर मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होगा। मंत्रिपरिषद का विघटन या लोकसभा का विघटन सिर्फ एक कंडीशन में होगा, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी आपने अपना विश्वास खो दिया, और जब खो दिया तब विघटन हो जाएगा, ठीक है। तो लिख रहा मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। परीक्षा में भी प्रश्न आता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संसद के प्रति, ठीक है, या सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसको भी याद रखेगा। संघ के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है, बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, वेतन भत्ते बढ़ाते हैं, घटाते हैं, ठीक है। और निर्धारित वेतन भत्तों में मंत्री के कार्यकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और वही कंसोलिडेटेड फंड जो है उसी से पैसा दिया जाना है सबका। कह रहा मंत्रिपरिषद में 4 स्तर के मंत्री होते हैं। पहला जो सबसे बड़ा स्तर होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक है। कैबिनेट जो कि मुख्य मंत्रिपरिषद होती है, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, इसमें प्रधानमंत्री से वार्तालाप चलती रहती है। दूसरा राज्य मंत्री होते हैं, तीसरा उप मंत्री होते हैं, चौथे नंबर पे संसदीय सचिव होते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेगा, आपकी परीक्षा में इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो आगे हम वीडियोज उसके बारे में अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा प्रधानमंत्री और उपरोक्त 4 स्तरों के मंत्रियों से मिलकर के इस पूरे मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद में सब आते हैं, कैबिनेट मंत्री भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको मंत्रिमंडल कहा जाता है, ठीक है, मंत्रिमंडल। तो याद रखेगा इसमें कैबिनेट मंत्री भी आ जाता है, इसमें जो है उप मंत्री भी आ जाता है, इसमें जो है सचिव भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं।
जाते हैं, ठीक है। तो राज्य मंत्री भी आ जाते हैं अपने राज्य में, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का भी नाम सुना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। करा भारत का महान न्यायवादी, महान न्यायवादी को अटॉर्नी जनरल का नाम दिया जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान न्यायवादी। महान न्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 76 में बताया गया। इसके पहले हमने मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा जो कि अनुच्छेद 74 में था। अनुच्छेद 75 में तो विस्तार से मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया, लेकिन 76 में याद रखेगा महान न्यायवादी के बारे में बताया गया। महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कह महान न्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है, ठीक है, लॉ ऑफिसर होता है, और जिसके बारे में अनुच्छेद 76 के बारे में अनुच्छेद 76 इसके बारे में प्रावधान करता है। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये मैं राष्ट्रपति वाले वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण कर सकता है, यानी जब चाहे तब राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा सकता है। इसकी नियुक्ति की अर्हताएं वही हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है वही योग्यता महान न्यायवादी बनने के लिए भी चाहिए होती है, ठीक है। इसको याद रखेगा। करा इसके कर्तव्य क्या है, निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। भाई इसका काम क्या होता है, महान न्यायवादी को क्यों बनाया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्यों चुना गया, तो उसके बारे में याद रखिए क्यों चुना गया, तो ध्यान दीजिएगा। करा भारत सरकार या राष्ट्रपति को विधि से संबंधित विषयों पर सलाह देने के लिए और विधिक रूप से अन्य कार्यों का पालन करने के लिए उसको समय समय पर महान न्यायवादी ही निर्देशित करता है। मान लीजिए कोई नई विधि बन रही, कोई कानून बन रहा है, तो उस पर कानून जो बन रहा होता है ना, उस पर सलाह मशवरा कौन देगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो नेता बन के आ गए हैं, उनके पास उतनी जानकारी नहीं होती। क्या उनको लॉ के बारे में इतनी जानकारी होती है, नहीं, तो उनको समय समय पर विधि पर सलाह देने के लिए कौन बैठा है, महान न्यायवादी बैठा है, ठीक है। महान न्यायवादी देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी विधि का उल्लंघन हो रहा है, कोई एक नया कानून बनने पर, किसी नए कानून के बनने पर पुराने कानून का उल्लंघन हो रहा है, ये सब चेक करेगा वो, ठीक है। और यही उसका मुख्य कार्य होता है। कर वो भारत सरकार की तरफ से भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार भी रखता है। तो याद रखिए दोस्तों, वो भारत के राज्य क्षेत्र में पड़ने वाले किसी भी तरह के न्यायालय में सुनवाई का अधिकार भी रखता है, वो वहां जाकर के सुनवाई कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, महान न्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के कार्यों में हिस्सा लेता है। मतलब जब संसद में चर्चा चलती है, बहस होती है, तो वहां हिस्सा लेता है। उसका मतलब ये नहीं है कि महान न्यायवादी को चुनाव लड़ करके वहां जाना पड़ेगा, या चुनाव नहीं लड़ा तो 6 महीने में उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। याद रखिए, वो मत नहीं दे सकता, क्योंकि मत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो संसद का सदस्य है नहीं, ऐसे में वो मतदान नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वो चर्चा सुनेगा, वो बहस भी करेगा, वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा भी लेगा, बैठक लेगा, सब कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि संसद की कार्यवाहियों को देखेगा, तभी तो पता चलेगा कि कोई भी ऐसा बात तो नहीं हो रहा जहां पर विधियों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए यहां पर कहा गया कि महान न्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाहियों में, दोनों सदन, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सदन, लोकसभा, राज्यसभा, जहां उसकी इच्छा हो वहां कुर्सी लगाकर बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार उसके पास नहीं है। इसके अलावा संसद की समितियों के सदस्य के रूप में वो शामिल भी हो सकता है। अगर सरकार ऐसा उचित समझती है तो संसद के जो समितियां होती, बहुत सारी समितियां होती, उनमें वो शामिल भी हो सकता है और कार्यवाहियों में हिस्सा भी ले सकता है। याद रखें, महान न्यायवादी ये सारा काम अकेले नहीं करता है, इसके लिए उसके पास 2 हिस्से भी होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। यहां पर उसके लिए 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं, जो उनकी कार्यों में मदद करते हैं। मान लीजिए कोई भारत सरकार का केस है और वो किसी राज्य के हाई कोर्ट में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में यह केस जो है भारत संघ के खिलाफ डाला गया, तो वहां पर भारत संघ की तरफ से कौन आएगा पार्टिसिपेट करने? स्वयं चल के महान न्यायवादी नहीं आएगा। क्यों? उसको और भी काम है ना, वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेगा, भाषण देगा, जो भी करना होगा वो करेगा, वो यहां से यहां नहीं आएगा। जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो यहां पर आते हैं, वो यहां पर हिस्सा लेंगे। तो याद रखेंगे, 2 सॉलिसिटर जनरल, ये जो मुख्य अटॉर्नी जनरल होता है उसके अंतर्गत 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो उसकी कार्यवाहियों में क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं। भाई कोई विधि बन रहा है, मैंने कहा कि मान लीजिए कोई नया कानून बन रहा है, उस नए कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, तो पीछे के कानूनों को कौन चेक करेगा? अकेले महान न्यायवादी बैठ के चेक करेगा? नहीं, वो क्या करेगा, वो इन लोगों के सहयोग के माध्यम से चेक करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आज का आखिरी पॉइंट है दोस्तों, कैग, यानी
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कामटोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एक कैग का क्या क्या कार्य होता है वो सुनिए। करा भारत में स्वतंत्र लेखा परीक्षण का कार्य ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में, उस समय स्टार्ट हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 जब प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था उस समय यह प्रारंभ हुआ था स्वतंत्र लेखा परीक्षण का कार्य। करा इसी दृष्टिकोण के तहत संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक महत्वपूर्ण पद को संवैधानिक पद बनाया गया और उसके अंतर्गत ये किसके अंतर्गत आता है तो अनुच्छेद यहां पर याद रखेगा, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत ये चर्चा की जाती है। 148 करा इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक कैग होगा, कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, वह अपने पद से केवल उसी रीत से हटाया जाएगा जिस रीत के कारणों से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट वाला होता है उसके मुख्य न्यायाधीश, मैंने क्या कहा कैसे हटाए जाते हैं, साबित कदाचार के आधार पर, तो इसको भी साबित कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है, दूसरा कोई आधार यहां पर नहीं है। महालेखा परीक्षक की अवधि कितनी होती है दोस्तों, तो याद रखेगा ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। क्यों, क्योंकि याद रखिए इसका एक फिक्स टाइम होता है, वो होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र तक कोई व्यक्ति कैग के पद पर रह सकता है। कितने वर्ष तक, या तो 6 साल या तो 65 वर्ष। ठीक है, और दोनों मैक्सिमम वाला है, एक होता है 62 वर्ष पर रिटायरमेंट होता है, एक 65 वर्ष पर होता है। ये 65 वर्ष वाले रिटायरमेंट पे आते हैं और 6 वर्ष की अवधि यहां पर होती है। तो इसमें से जो भी दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति 62 साल का था उस समय उसको जो है कैग बनाया गया, तो क्या करेगा 62, 3, 65। ठीक है, 3 साल में उसको क्या हो जाएगा 62, 63, 64, 65, यानी जब भी 65 उसका पूरा होगा वो वहां से हट जाएगा। मोटी मोटा आप ये बात याद रखें। ठीक है, करा इस अवधि के पूर्व भी कैग को निम्नलिखित ढंग से हटाया जा सकता है। मान लीजिए कोई कैग को हटाना ही है तो कैसे हटेंगे, करा राष्ट्रपति को संबोधित या हस्ताक्षर सहित पत्र लिख करके वो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है स्वयं अगर वो चाहे तब। अगर वो नहीं हट रहा है तो साबित कदाचार के आधार पर और असमर्थता के आधार पर यह संकल्प संसद के दोनों सदनों से पारित करना होगा तब हटेगा। और वैसे ही आपका मुख्य न्यायाधीश भी हटाया जाता है, तो सिंपल सी बात है। करेक्ट, कैग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर का वेतन प्राप्त होता है क्योंकि इसकी अर्हताएं और इसको पद की समाप्ति दोनों ही उसके जैसे मैच करती हैं, तो उसको भी याद रखेगा। करेक्ट, कैग सेवानिवृत्ति के पश्चात संघ अथवा राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होता। मतलब एक बार जो संघ जो कैग के पद से रिटायरमेंट लेता है वो दोबारा कहीं और कुछ बन नहीं सकता। जैसे ऐसा नहीं कि उसको राज्यपाल बना दिया जाए, उसको कुछ और बना दिया जाए, नहीं। एक बार वो कैग में गया, कैग से निकलने के बाद वो कहीं नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि उसको इतना संवैधानिक इतना महत्वपूर्ण पद पर बिठाया गया था कि उसको गोपनीयता के बारे में जानकारी है, तो उसको कहीं और कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। कैग के कार्य क्या क्या होते हैं उसके बारे में देख लीजिए। करे भारत सरकार एवं समस्त राज्य सरकारों के आय व्यय का क्या रखता है, लेखा जोखा रखता है कैग। ठीक है, पूरे भारत सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा रखना एक कैग का काम होता है। इस प्रतिवेदन को राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा वो अपने अपने विधानमंडलों में रखवाता है, यानी नीचे रखवाता है। जैसे अगर मान लीजिए संघ का मामला है, ठीक है, संघ से संबंधित आय व्यय की सूची है तो राष्ट्रपति के माध्यम से वो लोकसभा राज्यसभा के समक्ष रखा जाएगा। अगर राज्य का मामला है तो राज्यपाल के सहयोग से क्या किया जाएगा, वो राज्य की विधान परिषद और विधानसभाओं में रखा जाएगा। तो इसको याद रखेगा, ये कैग का ही कार्य होता है। कैग को लोक लेखा समिति का आंख और कान दोनों कहा जाता है क्योंकि उसका हेड भी होता है। ठीक है, तो याद रखेगा लोक लेखा समिति पूरी तरह से किसके नियंत्रण में होती है, कैग के नियंत्रण में होती है, क्योंकि इस समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन और विश्लेषण करके ही लोक लेखा समिति आगे बढ़ती है और अपनी रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही टॉपिक था, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चीजें बहुत लंबी चौड़ी हैं, इसलिए क्लासेज आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी छोटी चल रही, छोटी नहीं चल रही, कंटेंट के ऊपर क्लास होती है। क्लास किस पर होती है, अगर आसान कंटेंट होते हैं तो क्लास हम 1-1.5 घंटे भी कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर ज्यादा कंटेंट को समराइज करके दिया जाता है तो ऐसे में आपकी क्लास थोड़ी छोटी होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि विषय वस्तु यहां पर कम है। इतनी ही चीजें आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है। आगे की टॉपिक हम फिर से डिस्कस करेंगे। आज आपका 7वां लेक्चर कंप्लीट हुआ। 8वें लेक्चर में दोस्तों पॉलिटी को और भी आगे पढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग में भी अगर राज्य की देखते हैं, राज्य वाला कहानी शुरू होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट की कहानी शुरू करते हैं, कोई ना कोई एक कंप्लीट कराया जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।